नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत भौगोलिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आज का जो राजस्थान हम देखते हैं, कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं गहरी खाइयां और कहीं मीलों दूर तक फैला रेगिस्तान, ये सब आखिर बना कैसे? चलिए, इस दिलचस्प विश्लेषण में शुरुआत से शुरू करते हैं। करोड़ों साल पहले की खगोलीय घटनाओं से लेकर आज के थार मरुस्थल तक की कहानी। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन, फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उनका तुलनात्मक विश्लेषण, निर्माण का कालक्रम और अंत में थार मरुस्थल की कुछ ऐसी हैरान करने वाली विशेषताएं जहां डायनासोर के जीवाश्मों से जुड़े कुछ बहुत ही रोमांचक रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अपने पहले विषय से शुरू करते हैं, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन। जरा कल्पना कीजिए, करोड़ों साल पहले पृथ्वी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज दिखती है। 1912 में एल्फ्रेड वेगनर ने एक बड़ी ही दिलचस्प थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में पूरी पृथ्वी की जमीन बस एक ही विशाल टुकड़े के रूप में आपस में जुड़ी हुई थी, जिसे उन्होंने नाम दिया पैंजिया। और इस पैंजिया के चारों तरफ जो एक इकलौता अथाह समंदर था, उसे पेंथलासा कहा गया। फिर क्या हुआ? सूर्य और चंद्रमा के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण यह विशालकाय पैंजिया बीच से टूट गया। ऊपर का हिस्सा बना अंगारा लैंड, नीचे का गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के बीच जो दरार बनी उसमें पानी भर गया, जिसे आज हम टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। और यहीं से कहानी सीधे जुड़ती है हमारे आज के राजस्थान से। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि जब हम राजस्थान के ऊंचे अरावली पहाड़ों या हड़ौती के पठार को देखते हैं तो असल में हम उसी प्राचीन गोंडवाना लैंड के बचे हुए हिस्सों को देख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो समतल इलाका है, यानी हमारा थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान, वो उसी विशाल टेथिस सागर के सूखने से बने हैं। है ना कमाल की बात? अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भूवैज्ञानिकों ने राजस्थान को समझने के लिए ऊंचाई का एक बड़ा ही आसान फॉर्मूला दिया है, जिसे हम 3 शब्दों में बांट सकते हैं। सबसे ऊंचे जो पहाड़ और चोटियां हैं उन्हें कहते हैं मेरू, जैसे अजमेरू। उससे थोड़ी कम ऊंचाई वाले जो लावा से बने पठारी इलाके हैं वो कहलाते हैं माल, जैसे मालवा का पठार। और जो रेतीला मैदानी इलाका है उसे कहते हैं मरु, यानी मरुस्थल। मरु, मेरू और माल, बस इन 3 शब्दों में पूरा का पूरा राजस्थान समाया हुआ है। वैसे समय समय पर कई भूगोलवेत्ताओं ने इस जमीन को अपने अपने तरीके से वर्गीकृत करने की कोशिश की है। 1968 में वीसी मिश्रा जी ने पहली बार इसे 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। उसी साल ए.के. सेन ने और फिर 1971 में रामलोचन सिंह ने भी अपनी रिसर्च पेश की। लेकिन आज भी आधुनिक अध्ययन के लिए वीसी मिश्रा जी का वही शुरुआती 7 भागों वाला वर्गीकरण ही सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, 4 प्रदेशों का तुलनात्मक विश्लेषण। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि ये वाकई बहुत कुछ कहते हैं। राजस्थान में जमीन और आबादी का बंटवारा कितना असमान है ये देखिए। पूर्वी मैदानी इलाके को ही ले लीजिए। ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 23% है, लेकिन राज्य की लगभग 39% आबादी यहीं रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पानी और उपजाऊ जमीन जैसे संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। इसके उलट मरुस्थल 61% से भी ज्यादा हिस्से में फैला है, पर वहां आबादी सिर्फ 40% है। और सिर्फ जमीन ही नहीं, मिट्टी और मौसम भी बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ मरुस्थल की रेतीली मिट्टी और सूखापन है, तो दूसरी तरफ हाड़ौती के पठार की काली मिट्टी और भरपूर नमी। अब बारी है हमारे चौथे विषय की, निर्माण का कालक्रम। आखिर ये अलग अलग हिस्से बने कब? ये जो अलग अलग इलाके हम देखते हैं, ये रातों रात नहीं बने हैं। करोड़ों सालों का वक्त लगा है इन्हें आकार लेने में। सबसे पहले बनी अरावली पर्वतमाला, जो प्री कैम्ब्रियन युग की है, यानी सबसे पुरानी। उसके बहुत बाद क्रिटेशियस युग में पठारी भाग का निर्माण हुआ। फिर प्लेस्टोसीन काल के शुरुआती दौर में मैदानी इलाके बने, और सबसे आखिर में प्लेस्टोसीन काल के उत्तरार्ध में बना हमारा थार मरुस्थल, जो सबसे नवीनतम संरचना है। तो ये भूवैज्ञानिक सफर है दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों से लेकर सबसे नए रेगिस्तान तक का। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सबसे दिलचस्प और आखिरी पड़ाव पर, थार मरुस्थल की विशेषताएं। 61.11%। जी हां, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ठीक 61.11% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ थार मरुस्थल से ढका हुआ है। जरा सोचिए, ये कितना विशाल है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मरुस्थल लगातार और भी फैलता जा रहा है। वैसे एक गलतफहमी अक्सर होती है कि थार सिर्फ राजस्थान में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इसका 85% हिस्सा भारत में है, जो राजस्थान से लेकर गुजरात, हरियाणा और पंजाब तक फैला है, और बाकी का 15% हिस्सा सरहद पार पाकिस्तान में आता है। और एक बड़ी ही रोचक बात बताऊं, पाकिस्तान में इस मरुस्थल को थार नहीं बल्कि चोलिस्तान के नाम से पुकारा जाता है। अगर हम इस मरुस्थल की ऊंचाई की बात करें तो अक्सर दो आंकड़े सामने आते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। देखिए, पूरे मरुस्थल की एक औसत ऊंचाई निकाली जाए तो वो करीब 150 मीटर बैठती है, लेकिन अगर आप समुद्र तल से इसकी सामान्य ऊंचाई नापेंगे तो वो 200 से 300 मीटर के बीच मिलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेगिस्तान कोई सपाट जमीन तो है नहीं, यहाँ रेत के बड़े बड़े टीले हैं जो पूरी सतह को लहरदार और असमान बना देते हैं। और जब रेत के टीलों की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ उड़ती हुई रेत आती है, राइट? लेकिन भूविज्ञानिक रूप से रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं होता। यहाँ 3 तरह के इलाके मिलते हैं। पहला है हम्मादा, ये वो इलाका है जो पूरी तरह से चट्टानी और पथरीला होता है। दूसरा है रेग, जहां आपको रेत और छोटे बड़े पत्थर दोनों का मिक्सचर मिलेगा। और तीसरा है इर्ग, ये वो हिस्सा है जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है, बिल्कुल एकदम शुद्ध रेतीला भूभाग। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, थार के रोमांचक रहस्य। इस रेत के नीचे इतिहास के कई गहरे राज दफन हैं, जैसे जैसलमेर का वो मशहूर कुलधरा गांव जो अपने अनसुलझे रहस्यों के लिए जाना जाता है, या फिर आकलवुड फॉसिल पार्क जहां आज भी करोड़ों साल पुरानी लकड़ियों के जीवाश्म सुरक्षित रखे हुए हैं। और सबसे हैरान करने वाली खोज हुई है थयात गांव में। क्या आप यकीन करेंगे कि यहाँ प्राचीन काल के मांसाहारी डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? बिल्कुल, ये इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ कभी टेथिस सागर हिलोरे मारता था और गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल यही है, जो इलाका करोड़ों साल पहले एक विशाल समंदर के पानी के नीचे दबा था, वो आज दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान कैसे बन गया? और उससे भी बड़ी बात, ये दुनिया का इकलौता ऐसा रेगिस्तान है जहां इतनी घनी आबादी और इतनी शानदार जैव विविधता पाई जाती है। प्रकृति कैसे खुद को बदलती है और कैसे उस बड़े बदलाव में भी जीवन अपना रास्ता खोज लेता है, थार मरुस्थल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये सफर आपके लिए बेहद रोचक रहा होगा।